तो बेन 10 डायनामाइट कॉमिक का सेकंड इशू रिलीज हो चुकी है। भाई एक महीना काफी लंबा समय होता है, कितना इंतजार करवाया यार। मैक्स और विलगैक्स का ये लास्ट वाला पैनल देख रहे हो, ये पैनल मेरे मन में काफी ज्यादा खलबली मचाता है और ये फर्स्ट इशू ऐसे ही खत्म हो जाता है। खैर, इस कॉमिक का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 के एंड में विलगैक्स को ऑमनिट्रिक्स का सिग्नल मिलता है और वो उसे हासिल करने के लिए तैयारी करने लगता है। तो हमारे कॉमिक के सेकंड इशू की शुरुआत यहीं से होती है, ग्वेन के साथ, जो कि रस्ट बकेट में होती है, जो कि खुद ही से बात कर रही होती है। वो कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब अगर मेरा कज़न जो दिमाग से पैदल है और रोतड़ू बच्चे की तरह भाग जाना चाहता है तो भाग जाने दो, मैं कुछ नहीं करने वाली। ये बोलते बोलते उसे एक ग्लो करती हुई बटन दिखती है और वो उसे प्रेस कर देती है। कभी भी कोई बटन दिखे तो उसे दबाना ज़रूरी नहीं होता है। वो मैक्स की आ रही है यार, क्या पता कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाली बटन हो सकती थी। उसके बटन दबाते ही एक कंसोल या कोई कंट्रोल पैनल खुलता है। काफ़ी हाईटेक लग रहा था, जो कि अर्थ पे शायद से नज़र रखे हुए था। लगता है इस कॉमिक में बहुत पहले ही मैक्स का राज खुलने वाला। खैर, आगे देखते हैं। बेन जो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म्ड था, उसे अभी तक पता नहीं चल रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। 1 मिनट पहले तो मेरे पास 4 हाथ थे, अब ये क्या है? अरे यार, मैं नॉर्मल कैसे होऊंगा? कैसे? तभी हम देखते हैं कि ऑमनिट्रिक्स रेड ग्लो करने लगती है और उसका टाइम आउट होने वाला है। लेकिन बेन का ये डी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नॉर्मल तरीके से नहीं होता दिख रहा मेरे को। ज़रा देखो इसे, इसे देख के मेरे अंदर खलबली मच रही है। भाई वो 10 साल का बच्चा है, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं ये लोग। इससे पता चलता है कि जो राइटर्स हैं वो फैंस के क्वेश्चन को अच्छी तरह सुनते और समझते हैं। अब कोई नहीं पूछेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन में बेन को दर्द होता है या नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले इन पैनल्स को देखो कि ऑमनिट्रिक्स खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है बेन के डीएनए के हिसाब से। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में बताओ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है इनके बारे में बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है ये सब? मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है यार कि बंदा एक एलियन से दूसरे एलियन पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो भी दर्दनाक तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं, जो हम लोगों ने बचपन में बेन 10 वाले में देखा था। जैसे रिपजॉस वाला था, जैसे रिपजॉस है, उसमें बेन का मुंह बिल्कुल फट के बाहर आता था यार। था वो भी कुछ डार्क तरीके का था और वो बच्चों के हिसाब से ज़्यादा बनाया गया था। लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा ही लाइंस वगैरह है, वेन्स वगैरह, हर एक चीज़ को दिखाया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि बेन काफ़ी ज़्यादा थक चुका है इन ट्रांसफॉर्मेशन से और वो सिर्फ घर जाना चाहता है। आगे के पैनल्स में देखते हैं ग्रैंडपा मैक्स बेन की तलाश करते करते उन्हीं मिलिट्री कैंप के पास पहुंच जाते हैं जो उस गिरते हुए मीटियोर का पीछा कर रहे थे और वो जंगल के बीचों बीच एक कैंप लगा चुके हैं। ग्रैंडपा उनके बेस के काफ़ी करीब आ जाते हैं, जहां गार्ड्स उन्हें वार्न करते हैं कि डोंट मूव, और उन पे बंदूक तान देते हैं। पर अपने ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं तो तुम्हारे कैंप के पास गलती से आ गया, तो मुझे अपने लीडर के पास ले चलो। इसके बाद वो मैक्स को कैंप के अंदर ले आते हैं। लीडर को ये बताया जाता है कि उनके एरिया में कोई घुस आया है। उनका लीडर कहता है कि मैक्स टेनिसन, सॉरी तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए। मैं हूँ कर्नल रोजम और मैं हूँ इन कैंप का लीडर, और मैंने सुना कि आप यहाँ कैंपिंग कर रहे थे। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हाँ, मैं कैंपिंग कर रहा था और यहाँ मैं एक्सीडेंटली घुस आया हूँ। कर्नल ये सुन के कहता है, अच्छा तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तुम यहाँ अकेले कैंपिंग कर रहे थे और अचानक से तुम हमारे कैंप में घुस आते हो। अजीब बात है ना? देखो मैक्स टेनिसन, तुम्हें पता नहीं है पर तुम एक नेशनल सिक्योरिटी वाली जगह पर घुस आए हो और इस वजह से मुझे मेरी जॉब को सीरियसली लेना होगा। और हाँ, मुझे तुम्हारी स्टोरी पे कोई भरोसा नहीं है। मैं फिर से पूछूंगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्योंकि मिस्टर टेनिसन आप मुझे बहुत मिस्टीरियस बंदे लग रहे हो। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ कैंपिंग कर रहा था, और हाँ कर्नल, आपको अपनी जॉब सीरियसली लेनी ही चाहिए, लेकिन मेरा आपके इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके जवाब में कर्नल कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। आगे में बेन का सीन दिखाया जाता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से काफ़ी थक चुका है और गुम भी हो चुका है इन जंगलों में। बेन ऑमनिट्रिक्स को उतारने के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे आसमान में एक मीटियोर आती हुई दिखती है। बेन बोलता है, नहीं, फिर से नहीं यार। इतना बोलते ही वो मीटियोर नीचे आ जाता है और इस बार वो मीटियोर नहीं बल्कि एक बड़ा सा रोबोट होता है। हाँ, तुम सही सोच रहे हो। देवियों और सजनों, स्वागत करिए क्रैब का। हाँ, अमिताभ जैसा नहीं है, लेकिन काम चला लो। क्रैब बाहर आते ही इस प्लैनेट को काफ़ी पिछड़ा हुआ बोलता है और वो ओमनी सिग्नल को ट्रैक करने लगता है।
यहाँ आगे देखते हैं कि मिलिट्री वाले काफ़ी कुछ तलाश कर रहे होते हैं और उन्हें उनके स्कैनर में कुछ सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, काफ़ी सारे सिग्नल्स। बेन को लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, तो वो सोचता है कि वहाँ से भाग जाए और वो वहाँ से निकल जाता है। बेन वहाँ से भागने लगता है तो मिलिट्री वाले उसे नोटिस कर लेते हैं और उसे वार्निंग कर देते हैं और गोलियाँ चलाने लगते हैं। तभी अचानक से बेन का हाथ ऑमनिट्रिक्स में पड़ता है और वो फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। भाई देखो, मुझे लग रहा है कि ऑमनिट्रिक्स का बैटरी ख़त्म होने वाला नहीं है और बेन अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है इस बार कैनन बोल्ट में। और क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते ट्रांसफॉर्म होता है, दौड़ते दौड़ते वो लुढ़क जाता है और कैनन बोल्ट का शेप ले लेता है। अगला पैनल में देखते हैं कि ग्रैंडपा और कर्नल बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तभी कर्नल का एक सब ऑर्डिनेट उन्हें बताता है कि उन्हें वो टारगेट मिल चुका है और वो उसके पीछे लगे हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले अभी भी तलाश कर रहे होते हैं और उन्हें स्कैनर में दिखता है कि वो काफ़ी सामने है अपने टारगेट के। तभी अचानक से क्रैब उनके सामने आ जाता है और वो उस पर फायर करने लग जाते हैं। क्रैब मज़े ले रहा होता है कि कितना घटिया प्लैनेट है और ये कितना पिछड़ा हुआ वेपन्स यूज़ करते हैं ये लोग। इसके साथ साथ क्रैब आगे बढ़ता है और उन मिलिट्री वाले लोगों को मारने लगता है। भाई देखो, ये बॉयज़ लेवल वाला चीज़ हो रहा है इसमें। उसने एक बंदे को बीच से काट दिया, एक बंदे को पैर रख दिया। अगले पैनल हम देखते हैं कि बेन कैनन बोल्ट बनकर इस जंगल से लुढ़कता हुआ निकलने की कोशिश कर रहा है और सोचता है कि किस तरह से वो ग्रैंडपा के पास वापस चला जाए। तभी अचानक से बेन नोटिस करता है कि उसके पीछे से कुछ लाइट आ रही है। पीछे पलटता है और वो भागना चालू करता है। क्योंकि पीछे ग्रैंडपा की आरवी आ रही होती है और ये आरवी ग्रैंडपा नहीं, ग्वेन चला रही होती है और कहती है कि तुम इस प्लैनेट पे कब्जा नहीं कर सकते हो एलियन मॉन्स्टर। और उसके पीछे गाड़ी दौड़ा रही होती है और बेन आगे आगे भाग रहा होता है। तो हमारी कॉमिक का ये सेकंड इशू यहीं पे ख़त्म होता है और हम लोगों को 1 महीना वेट करना पड़ेगा फिर से। भाई बहुत लंबा समय होता है 1 महीना यार, जल्दी जल्दी लाओ। इससे जल्दी जल्दी तो बॉयज़ आ रहा था, फ्रॉम आ रहा है। देखो, जहाँ इंटरेस्ट बनने लगता है ये बहुत गंदा जगह अटका के छोड़ देते हैं। तो चलो, इसके बाद हम लोग मिलते हैं 1 महीने के बाद में। बेन 10 का सीरीज़, बेन 10 का कॉमिक जब आएगा तभी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए तुम लोग सब्सक्राइब करो और तुम लोग बताओ कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और कमेंट में ये भी बताओ कि तुम्हें बेन 10 की ये कॉमिक कैसी लग रही है।